नमस्कार दोस्तों, अगर आप सीटेट में पेपर सेकेंड की तैयारी करने वाले हैं एसएसटी का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की बुक को कवर कर रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में हम जियोग्राफी के चैप्टर को भी शुरू कर दिए हैं और ये हिस्ट्री के चैप्टर है। तो आज की वीडियो में हम इतिहास के क्लास 6 में चैप्टर फर्स्ट को करने वाले हैं, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर को। तो हर चैप्टर में आपको एक एक पॉइंट को पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी का जो यानी कि सीटेट का जो बेस होता है एनसीईआरटी। ठीक है, ये क्लास 6 ज्योग्राफी हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट है। रशीदा का सवाल। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। ठीक है, कैसे पता लगाएं यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। जैसा कि आप सब ने भी ऐसा करते होंगे कि आपको पहले की कोई भी घटना पता करना है तो आप रेडियो सुन सकते हैं या टेलीविज़न देखते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं। ठीक है, साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ, तुम भी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस व्यक्ति की स्मृति हो, लेकिन बहुत बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जान सकते हैं। यानी कि बहुत साल पहले जो घटना घटी है उसको हम कैसे जानेंगे। यानी 2-4 दिन की जो बात रहेगी तो आप किसी व्यक्ति से जान सकते हैं। ठीक है, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। ठीक है, अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों यानी कि जो शिकार करते थे, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे, यानी उस समय के लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र फर्स्ट। ठीक है, मानचित्र 1 यानी कि जो पेज 2 पे है, में नर्मदा नदी का पता लगाओ। यानी कि आपको पेज नंबर 2 पे नर्मदा नदी का पता लगाना है। यहाँ पर है, आप क्या करेंगे, नर्मदा नदी का यहाँ पर पता लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाया गया ये है नर्मदा नदी। ठीक है, आगे देखते हैं हम। नर्मदा नदी का पता लगाना, आपको कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते हैं। यानी कि आपको अगर पेपर में ऐसा पूछा जा सकता है कि लोगों के रहने का जो प्रमाण है वो कहाँ मिलता है, तो आपको यहाँ पर नर्मदा नदी का टिक लगाना है। ठीक, जब जब तक आप एक एक पॉइंट को नहीं पढ़ेंगे आपको सीटेट क्वालिफाई होने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि हम सीरीज शुरू कर रहे हैं तो पूरी एनसीईआरटी की बुक को कवर करेंगे, जिसमें सोशल साइंस के पेपर 2 आपका कवर हो जाएगा, यानी कि क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी बेस होता है। बस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी शिकार भी करते थे। अब अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और गिरधर पहाड़ियों का पता लगाओ। यानी कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और गिरधर पहाड़ियों का पता लगाना। ये देखिए, आपको सुलेमान और ये आपकी गिरधर की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। यानी पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पर मनुष्यों ने यानी कि स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाना आरंभ किया। तो ये आपको क्या है, गिरधर और सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप नोट करते हुए चलिएगा। फिर देखते हैं, उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। ठीक है, अब देखिए, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ का आपको पता लगाना है। ठीक है, इसमें देखेंगे क्या है, ये कुछ अन्य ऐसे स्थान या क्षेत्र है जहाँ कृषि का विकास हुआ।
यानी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कृषि का विकास कहाँ पर हुआ है, तो ये आपको बताना है। तो ये गारो पहाड़ियाँ आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी क्या है, विंध्य की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कृषि का सबसे पहले विकास हुआ, यानी कि सबसे सबसे पहले चावल उपजाया गया वह स्थान विंध्य के उत्तर में है, ठीक है। सीटेट में ऐसे ही पेपर आते हैं, यानी आपको एक एक पॉइंट को पढ़ना, बस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और कमेंट करके आपको बताना कि आपको किस चैप्टर की वीडियो चाहिए, ठीक है। तो ये चित्र को आप देखेंगे, इस चित्र से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का आपको पता लगाने का प्रयास करो, ठीक है। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का आप पता लगाना है, ठीक है। तो ये मानचित्र आप देखेंगे, यहाँ पर सिंधु नदी आपकी यहाँ पर इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। ये सिंधु नदी है, इसकी सहायक नदी आपकी क्या, झेलम है, चेनाब है, रावी है, शतरुंज है, व्यास है, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है ना। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फल फूले। यानी आपसे पूछा जाएगा अगर पेपर में कि आरंभिक नगरों का विकास कहाँ पर हुआ है, तो आपको यही बताना है, सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों के आसपास, ठीक है। 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, ठीक है। आगे देखेंगे, गंगा तथा इसकी सहायक नदी, जो गंगा की सहायक नदी है क्या है, सोन है, इनका आपको पता लगाना है, ठीक है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। यानी कि जो गंगा है इसके आसपास की नदियों का जो क्षेत्र है वो मगध कहलाता था। ये गंगा नदी है, ठीक है, ये सोन नदी है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है ये मगध कहलाता था, ठीक है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का जो क्षेत्र था ये प्राचीन काल में मगध, यानी कि जो वर्तमान में बिहार है उसको मगध कहते थे, ठीक है, इन नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी, ठीक है। यानी लोगों ने सदैव महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे, ठीक है। यानी कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस लिए जाते थे सब यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। देखिए, आपको ध्यान से आपको पढ़ना है, यहाँ पर सबके लिए बताया जा रहा है कि लोग कहाँ कहाँ से यात्रा करते थे। जैसे धार्मिक गुरु के बारे में, अर्थात ये लोगों को क्या है, शिक्षा और सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, ठीक है। व्यापारी और काफिले क्या करते थे, कभी जहाज़ों में तथा मूल्यवान वस्तुओं में एक दूसरे स्थान पर जाते थे। इस तरह सबके बारे में कहा गया है, ठीक है। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में भी उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है। जैसे कि जब एक दूसरी जगह लोग जाएंगे तो कुछ विचारों का आदान प्रदान भी होता था, ठीक है। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, यानी आज के लोग यात्रा क्यों करते हैं, एक बार फिर से चित्र एक को आप देखेंगे, ठीक है। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उप महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सकें। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सकें तथा गहरे समुद्रों को पार कर सकें। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आगमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहें। जैसे कोई भी विदेशी हमारे यहाँ आता है या हम उनके यहाँ जाते हैं
तो हम दोनों के रहन सहन के बारे में हम जानते हैं। तो इस चित्र के बारे में एक बार फिर जानेंगे। यहाँ पर मानचित्र फर्स्ट क्या है, दक्षिण एशिया, यानी दक्षिण एशिया में कौन कौन आएंगे, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान देंगे आप। आगे देखेंगे देशों के नाम। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको समझ लेना है कि इस समय जो एनसीईआरटी का मुद्दा ये चला है कि एनसीईआरटी की किताबों में जहाँ पर इंडिया का नाम दिया गया है वहाँ पर आपको बहुत जल्दी क्या भारत देखने को मिलेगा, यानी कि अब एनसीईआरटी किताबों में चेंज होने वाला। ठीक है, यानी आज जो वीडियो बनाई जा रही है अक्टूबर 2023। देशों के नाम देखते हैं कि अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ठीक है, ये भी आप देखेंगे। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक है, बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक है, ये भी आप पढ़ेंगे। अतीत के बारे में कैसे जानें। ठीक है, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है, यानी कि हाथ से लिखी गई पुस्तक को पांडुलिपि कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज नाम के पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पांडुलिपियाँ ताड़पत्रों या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज नाम के पेड़ की छाल पे क्या है, भोजपत्र पर तैयार पर लिखी जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम देख सकते हो। यहाँ पर देखेंगे ये जो चित्र दिया गया है यह क्या है, यह एक क्या है, पांडुलिपि है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों, विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। यानी अभिलेख, अगर पूछा जाए अभिलेख का मतलब क्या है, तो यह होता क्या, अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। ठीक है, यानी किस पे, पत्थर और धातु पर, ये ध्यान रखना है। इन पे क्या है, शासकों के जो आदेश होते थे वो लिखे जाते थे ताकि उन्हें लोग देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेखों भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते हैं। यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये अभिलेख है, इस पर क्या है, राजा महाराजाओं के विजय या उनके आदेश को यहाँ पर उत्कीर्ण यानी लिखा जाता था। ठीक है,
अब यहाँ पर देखेंगे कि यह जो अभिलेख मिला हुआ है कहाँ से मिला है। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख क्या है, वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख किसका है, अशोक नामक एक शासक का है, जिनके आदेश पर यह उत्तीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में हम क्या अध्याय 7 में पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। अगर पेपर में आपसे पूछा सकता है लिपियां कैसे बनती है, ये संकेतों और अक्षरों से बनी होती हैं। ठीक है। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले यूनानी तथा आरामाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। यानी यह अभिलेख किस भाषा में है, यूनानी तथा आरामाइक। ठीक है। क्या तुम बता सकती होगी कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ हैं, ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ होती थीं। इसके अतिरिक्त कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति क्या है, पुरातत्वविद कहलाता है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि भैया अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले को हम क्या कहते थे, पुरातत्वविद कहते थे। यानी कि पुरातत्वविद क्या करते थे, पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का क्या है, अध्ययन करते हैं। ठीक है। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। यहाँ पर दिए आपको चित्र देख पा रहे होंगे। यानी कि बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त क्या है, पात्र है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का, ये पुराने क्या है, चांदी का सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का जो प्रयोग है 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। पुरातत्वविद क्या करते थे कि जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियों तथा इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती थी अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। आगे देखते हैं कि क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष भी मिलते होंगे। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्वविद से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं कि पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से जो भी ज्ञात जानकारी मिलती है, इसके लिए इतिहासकार कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं, तो स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। ये भी देखिए एक यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप। यानी यहाँ पर अगर आपसे कहा जाएगा कि इतिहासकार और पुरातत्वविद की तुलना किससे की गई है, किस नाम से, तो यहाँ पर देखो जासूस के रूप में तुलना की गई है। ठीक है, यानी जासूस शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे हम देखेंगे अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया। अब देखो यहाँ पर अतीत का जो प्रयोग है बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के लिए अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। सभी का जीवन सबसे अलग अलग था, जैसा कि हम आज भी देखते हैं। उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन क्या है, मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते थे। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे।
इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तिथियों का मतलब, यानी कि जो तिथि या डेट होता है इसका मतलब क्या है। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे, चाहे 2023 बताएंगे, 2024। वर्ष की यह गणना ईसा धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है, यानी कि जो वर्ष की जो गणना की जाती है ईसा मसीह के जन्म से की जाती है। ठीक है, अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से, यानी 2000 वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो हम माना जाता है कि जो ईसा मसीह का जो जन्म है उसे 2000 वर्ष की बाद की घटना है। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की जितनी भी घटनाएं होती हैं उनको हम क्या ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, जानते हैं। इस पुस्तक में हम क्या 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे आप तिथि के बारे में कि क्या यहाँ पर बताया गया। देखो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो आपको जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए क्या है इसको जरूर पढ़ के जाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या आपको ध्यान देना है, आपको क्या ध्यान देना है कि अंग्रेजी में जो ये दिया है BC, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट ये जरूर पढ़ लेंगे, यानी ईसा पूर्व की बात है। ठीक है, कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD नहीं, तिथियों से पहले क्या आपको क्या ये AD देखने को मिलेगा, AD। ठीक है, इसको AD लिख पाए तो यह इसको हम क्या कहते हैं, एन डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। ठीक है, इसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष। AD का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के टाइम की बात होती है, और ये है ईसा पूर्व की बात, यानी ईसा मसीह के जन्म के ये पहले की घटना की बात है, ये जन्म की बात की घटना। ठीक है, कभी कभी AD की जगह क्या है, कभी कभी AD की जगह क्या है CE तथा BC की जगह BCE का भी प्रयोग होता है। ठीक है, CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP, अंग्रेजी के जो शब्द हैं BP, इस अक्षर का प्रयोग जो है जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान से पहले। तो ये सारे शब्दों को जरूर पढ़ के जाए, इसे पढ़ के जाएं आप। ठीक है, और BC को पढ़ के जाएं जिसका मतलब क्या है, और AD को पढ़ के जाएं, ये आपके पेपर में पूछा जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ठीक है, तो यह NCERT बुक में हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट क्लास 6 की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं कि आपको किस चैप्टर की वीडियो चाहिए। ठीक है, और आगे इसी तरह से चैप्टर की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।